हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर आप लोगों का आज से हम स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट चैप्टर में आपने पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होंगे उन पर बात करने के बाद आज हम नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे, जो कि है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है ना? ये चैप्टर आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है। वहां पर बेसिक चीजों पर बात करेंगे करते हैं हम लोग, और यहाँ पर उससे थोड़ा डीप हम लोग जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एसिड बेस और सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एसिड के बारे में यानी अम्ल के बारे में, बेस यानी क्षार के बारे में, और सॉल्ट यानी लवण के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? अब बात सिर्फ इससे नहीं चलेगी कि अम्ल स्वाद में खट्टे थे, क्षार आपका स्वाद में कड़वे कसैले हैं। ठीक है? अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ना है, जहां पर हम इसकी रिएक्शंस पर भी बात करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उस बेसिक आइडिया से कि एसिड आपका होगा क्या। ये चार चीजें दिख रही हैं, चारों चीजें आपकी खाने की हैं। हमने स्वाद लिया इनका, स्वाद में आपने क्या बोला? सोर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टे हैं, दैट मीन इनमें कोई ना कोई आपका एसिड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना? देन दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। इसके अलावा कुछ ऐसे विलयन होते हैं, जल अपघटन होता है। जल अपघटन का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली है, 9th में भी पढ़ी है, अभी इससे पहले वाले अभिक्रिया में भी आपने अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। तो होता क्या है, आप किसी पदार्थ को पानी में डाल रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं उसका, और उसमें अगर वो H+ आयन उसका निकल रहा है, यानी कि वो आयनों में टूटेगा, और उन आयनों में से एक आयन जो पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ठीक है, वो निकलेगा। तो उसको भी आप एक ऐसा पदार्थ जो जल अपघटन पर H पॉजिटिव दे रहा है, उसको भी आप एसिड कहेंगे। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग कि सिट्रस फ्रूट्स जितने आप ये हो गए, यानी कि लेमन हो गया आपका, इसके अलावा टेमरिन की आप लोग बात करते हैं, टमाटो हो गया, और विनेगर है आपका, इन सभी में कोई ना कोई एसिड आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो ये बेसिक आइडिया है एक एसिड को लेके। सो व्हाट आर एसिड्स? Those substances which are sour in taste are called acids. ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है ना? और अथवा those substances which give H+ ions in aqueous solution are called acids. या ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ आपका जिनके जलीय विलयन, जब उनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो वो अपघटन पर H+ आयन आपका देते हैं। Clear? Like amla, lemon, tamarind, vinegar, raw mango, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, etc. ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कुछ पदार्थ आपको बताए गए हैं, कुछ कंपाउंड आपको दिए गए हैं, वो सारे आपके क्या होंगे? यहाँ पर एसिडिक नेचर के होंगे, या उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? देखिए, अब आपने एसिड के बारे में बात की जिसे अम्ल कहा जा रहा है। सारी चीजों को आप लोग टेस्ट नहीं कर पाओगे। यानी आपने बोला आंवला तो हमने खाया है, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें एक प्रकार की खटास है। लेमन हो गया, टेमेरिंड हो गया, विनेगर हो गया, आपका रॉ मैंगो हो गया, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सल्फ्यूरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, तो इन सबको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो इनका पता कैसे लगाएंगे कि इनका नेचर एसिडिक है? तो हम पढ़ते हैं कि हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं, और पता करते हैं कि जो ये वाले एसिड बताए गए हैं एक्चुअल में ये एसिड हैं या नहीं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है आपका? अम्ल उनको हम कहते हैं। अथवा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जब उनका जलीय विलयन बनता है उसमें वो H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया, सिरका, कच्चा आम, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड इत्यादि। ओके, एसिड यानी कि अम्ल, जहां जहां एसिड लिखा है वहां हम अम्ल भी लिख सकते हैं। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज?
फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, यानी भौतिक गुण क्या क्या होते हैं अम्ल की। टेस्ट की बात की आपने, H+ आयन देने की बात की, पीएच की बात यहाँ पर करेंगे, और लिटमस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, सो द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन एसिड्स। क्या क्या देखने को मिलता है आपको अम्ल में। सबसे पहले तो आपने स्वाद की ही बात की थी कि स्वाद जो होता है अम्लों का वो कैसा होता है बच्चे, खट्टा होता है। ठीक है ना, स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। देन दे गिव H+ आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में क्या दे रहे हैं आपके, H+ आयंस दे रहे हैं। पीएच का मान जो होता है इनका वो कैसा होता है आपका, 7 से कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, लिटमस पर प्रभाव डालते हैं, और इनका प्रभाव किस प्रकार से होगा कि ये लिटमस का रंग बदलेंगे और नीला लिटमस जो होगा आपका वो लाल हो जाता है। ठीक है ना, बस यही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी जो आपको देखने को मिलती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, हम लोग के भौतिक गुणों पर हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या क्या है वही आपने बोला। सबसे पहले तो हमने खाने वाली चीजें थी उनको खाया तो खट्टे स्वाद में, इसका मतलब अम्ल है उसमें उपस्थित। देन ये जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे हैं। ठीक है ना, H+ आयन। ओके, देन अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है आपका। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी एसिड की। अगर प्रश्न में आएगा अम्ल क्या है और उसके कुछ भौतिक गुण बताए तो आप क्या करेंगे, अम्ल के बारे में बताएंगे कि ये अम्ल आपका क्या है, स्वाद में खट्टा है, जो भी पदार्थ उसमें अम्ल हो सकता है। H+ आयन ये दे रहे हैं, ये आपका अम्ल होंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी यही आप 2-4 बातें और इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अम्ल आपका, क्योंकि इतना तो आप पहले भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अब अम्लों के प्रकार, कितने प्रकार के आपके एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ आपको बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ आपके वीक एसिड, और कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे आप कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके यानी प्रबल अम्लों में आपके क्या क्या आते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, नाइट्रिक अम्ल आता है। तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड में लाइक विनेगर में जो आपका है एसिटिक एसिड की आप लोग बात करते हैं, वो कैसा है आपका, वो वीक एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या है, ऐसे एसिड्स हैं जिनमें एसिड की मात्रा ज्यादा है और कम मात्रा आपकी जल की है, तो उनको कॉन्सेंट्रेटेड आपके कहा जा रहा है। सांद्र विलयन किसे कहा जाता है, सांद्र विलयन कहा जाता है ऐसे विलयनों को जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, उनको सांद्र कह रहे थे आप, है ना। तो यहाँ पर विलेय क्या है, यहाँ पर विलेय वो एसिड है। ठीक है, उसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है और वाटर वहां पर आपका कम मात्रा में प्रेजेंट है या उपस्थित है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहा जा रहा है। आपने देखा होगा आपकी लेबोरेटरीज में, अभी कभी आप लोग प्रयोगशालाओं में गए होंगे तो वहां पर जो रिएजेंट बॉटल्स होती हैं, एसिड्स वगैरह की बॉटल होंगी, तो उनमें लिखा रहता है CON कॉन्सेंट्रेटेड, और उसके आगे H2SO4, तो यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड अधिक मात्रा में और वाटर आपका कम मात्रा में उपस्थित है। वहीं पर DIL डाइल्यूट, और उसके आगे HCl लिखा है सपोज, तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दैट मीन्स कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आपकी कम है और पानी अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर आपके अगर प्रैक्टिकल डाइल्यूट एसिड से हो रहे हैं तो वो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते, जबकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहीं पे गिर गया तो वो एकदम से उस सरफेस को कोरोड कर देता है, यानी खराब कर देता है। लेकिन डाइल्यूट में ऐसा नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अम्ल की मात्रा डाइल्यूट में कम है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड such an acid in which the amount of acid is more and the amount of water is less। ठीक है ना, एक ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में, जल वहां पर कम है, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है ना, कोई भी एसिड आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड आपको देखने को मिलेगा अगर वहां पर विलेय की यानी कि उस अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट क्या है, जहां पर आपका अम्ल की मात्रा कम है और जल अपेक्षाकृत अधिक है। ओके, so an acid in which the amount of acid is less and the amount of water is more, जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है आपका, is called a dilute acid। for example dilute sulfuric acid, dilute nitric acid and dilute HCl भी आप लिख सकते हो।
चलिए, तो ये आपके टाइप्स ऑफ एसिड्स हो गए। ऐसे आप कुछ टाइप के एसिड पढ़ते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है, उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, या सांद्र अम्ल वो कहलाते हैं। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। तनु अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, तनु अम्ल कहलाता है। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए, ये तनु वर्ड से ही आपका तनुकरण आता है, यानी डाइल्यूशन कैसे किया जाता है। अगर आपके पास कोई अम्ल है और अम्ल का आपको डाइल्यूशन करना है, क्या करना है बच्चे? उसका अम्ल का डाइल्यूशन करना है, यानी तनुकरण। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि कोई अम्ल आपको दिया गया है, तनुकरण का मतलब क्या है? एसिड है यानी कि अम्ल। इसका मतलब क्या है? तनुकरण का मतलब इसके साथ हमें पानी को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? अम्ल है ये और इसमें हमें पानी ऐड करना है। ये क्या है? H2। अब इन दोनों को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे? एसिड को पानी के ऊपर डालेंगे या पानी को एसिड के ऊपर डालेंगे? तनुकरण यही होता है, यानी इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करेंगे? सपोज आपके पास एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में दूध है, आप दोनों को मिक्स करेंगे। या तो पानी को दूध में डालेंगे या दूध को पानी में डालेंगे। सेम उसी तरह एसिड है आपके पास और वाटर है, तो वाटर को एसिड में डालेंगे या फिर एसिड को वाटर में डालेंगे। समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया हो रही है वो है आपका एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपका होता क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहला केस लेकर के चलते हैं, फर्स्ट केस, जहां पर आप बोल रहे हो कि यहां पर हमारे पास एसिड था, अम्ल था, और इसमें हम H2O यानी कि वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे आपने एसिड लिया, एसिड में आप पानी डाला, जैसे ही पानी एसिड के अम्ल के संपर्क में आए, दोनों के बीच में रिएक्शन है, और रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, यानी ऊष्माक्षेपी है, तो हीट इवॉल्व होगी। जैसे ही हीट इवॉल्व होगी, आपका ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ आपका ये अम्ल बाहर गिरेगा, है ना? ऊष्मा उत्पन्न हुई तो उसके साथ साथ एसिड स्प्लैश करेगा, आपका बाहर को आएगा, और जिससे दुर्घटना होने के चांसेस हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपके ऊपर गिर सकता है एसिड, किसी दूसरे के ऊपर गिर सकता है। और अम्ल की जो गुण है उसमें क्या है? कोरोसिव नेचर है उसका, यानी वो जिस सतह पर गिरेगा उसको खराब कर देगा। ठीक है, तो यानी हम अगर सामान्य भाषा में कहें तो वो जला सकता है, स्किन को जला सकता है, हमारे कपड़े जला सकता है, या किसी भी अन्य चीज को खराब कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट केस में जो हमने बोला कि हम एसिड के ऊपर वाटर ऐड करेंगे, तो ये तो नहीं होना। ठीक है, ये गलत तरीका। सेकंड हम लेकर चलते हैं। सेकंड में हमने क्या किया? नीचे वाटर ले लिया H2O, और अब इसमें हमने क्या ऐड किया? एसिड ऐड किया। ठीक है, और एसिड को हमने एकदम से ऐड कर दिया। जैसे आपने क्या लिया? पानी लिया और एकदम से उसमें सारा एसिड डाल दिया। उस केस में भी क्या होगा? फिर से यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस है। पानी के साथ साथ एसिड भी बाहर आ सकता है, तो ये भी गलत तरीका है। तीसरा, आपने कोई वेसल ऐसा लिया है जो शैलो है, शैलो कंटेनर लिया है, जैसे प्लेट वगैरह होती है ना, ऐसा शैलो कंटेनर लिया है आपने, और इसमें आपने एसिड लिया है और इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं, H2। तो इस केस में भी जो शैलो कंटेनर होगा उसमें से तो और भी ज्यादा आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, यानी ये फिर से गिरेगा बाहर। फोर्थ केस आपका है जहां पर आप क्या कह रहे हो कि आपने नीचे वाटर ही लिया है, H2O ही लिया है, लेकिन एसिड को, अम्ल को आप कैसे डाल रहे हो? यहाँ पर ड्रॉप वाइज डाल। ठीक है, क्या कहा? आपने एक बीकर में वाटर लिया और एसिड आप उसमें डाल रहे हो, क्योंकि एसिड का आपको तनुकरण करना है। डाइल्यूशन किसका करना है? एसिड का करना है।
तो एसिड उसमें जब भी डाल रहे हो तो ड्रॉप वाइज डाल रहे हो। तो इस केस में आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो अभिक्रिया होगी। और कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी स्प्लैश होने के चांसेस हैं, लेकिन चूंकि आप ऐसे ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, कम कम डाल रहे हो, तो उतना ज्यादा आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये रिएक्शन आपकी इजीली आगे प्रोसीड करेगी, यानी डाइल्यूशन आपका आसानी से किया जा सकता है। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे समझ में आता है कि हमारे को ये भी मेथड नहीं यूज करना है जिसमें हम एसिड को वाटर में एसिड में वाटर को डाल रहे हैं। ये भी नहीं करना है कि वाटर है हमारे पास, उसमें हम एसिड डाल रहे हैं पर हमने एकदम से उल्टा कर दिया था, वो भी नहीं करना है। शैलो कंटेनर हमने नहीं लेना है, उथला हुआ कोई ऐसा वेसल हमने नहीं लेना है जिसमें हम एसिड के ऊपर H2O को डालें। हमें करना क्या है, हमें एक बीकर में वाटर लेना है, एक वेसल में वाटर लेना है जो कि आपका डीप हो, थोड़ा गहरा हो। तो कुछ ऐसा वेसल हो और जिसमें आप एसिड डालें, वेसल में आपका वाटर है और उसमें आप एसिड डालें, तो कैसे डालें, ड्रॉप वाइज डालें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डाइल्यूशन किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है कभी कभी कि अम्ल का तनुकरण कैसे किया जाता है। तो अम्ल का तनुकरण इस प्रकार किया जाता है कि जल में हम लोग अम्ल को मिलाते हैं और ड्रॉप वाइज मिलाते हैं, और इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वहां पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी जिससे दुर्घटना होने के चांसेस हैं अगर आप किसी गलत तरीके से अम्ल और आपके जल की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना। चलिए, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब क्या है, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात की थी, टाइप्स पर बात की थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। यानी अम्ल अलग अलग तत्वों से, अलग अलग यौगिकों से, अलग अलग पदार्थों से आपका अभिक्रिया करता है और फिर कैसे आपके प्रोडक्ट बनते हैं, नहीं, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल, यानी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा। तो यहाँ पर जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनेगा धातु का, और साथ में आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस वहां पर निकलेगी। तो प्रश्न 1 नंबर में भी आ सकता है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से हो रही है तो कौन सी गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। या फिर उन्होंने किसी धातु का नाम दे दिया, कोई अम्ल दे दिया आपको और पूछा इन दोनों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन यानी H2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। सो मेटल डिस्प्लेस hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound called as salt. Okay, मेटल क्या करता है आपका, डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। जो अम्ल है ना आपका बच्चे, उस अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित है और जो धातु होगी वो उस हाइड्रोजन को वहां से हटाएगी, ठीक है। जब उसने हाइड्रोजन को वहां से हटाया तो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो गई। अब हाइड्रोजन के साथ जो बचा हुआ उसका पार्ट था, उसके साथ धातु स्वयं जुड़ करके क्या बना देती है, एक लवण बना देती है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी आएगा। देखो, ये हमारे पास धातु है जिंक और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, H2SO4 के साथ हो रही है, जो कि आपका क्या है, एक अम्ल है। जिंक क्या है, धातु है और इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में H2 है, हाइड्रोजन है ना इसमें, तो ये जिंक क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगी अलग, ठीक है। अब क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट बचा SO4। अब ये जिंक इस SO4 के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा आपका, ZnSO4 बनाएगा। तो ये आपका क्या है, ये सॉल्ट है और मेटल ने क्या किया, इस अम्ल से आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये गैस के रूप में हाइड्रोजन अलग हो गई और साथ में आपका एक सॉल्ट बन गया जिंक का, जिंक सल्फेट, जो कि जिसको कि आप क्या कह रहे हो कि उन दोनों का एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी आपका बन रही है। क्लियर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी सेम यही करेगा, MgCl के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन आपकी अलग हो गई और MgCl2 आपका एक नया कंपाउंड बन गया जो कि सॉल्ट। ओके, एल्यूमिनियम है आपके पास, एल्यूमिनियम भी यही करेगा, AlCl3 आपका कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन इस तरह से आपकी डिस्प्लेस, ठीक है। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, विस्थापित हो रही है, तो विस्थापित कौन कर रहा है,
ये धातु कर रही है यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है, अलग कर रही है और उसके साथ अपना एक कंपाउंड बना रही है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, चूंकि इन सभी केस में ये जो धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है इससे पहले वाले चैप्टर में, तो ये धातुएं जो है ये जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये क्या कर रही है आपका, ये धातुएं जो है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील, जिंक से नहीं, ये जिंक है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम आपका हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो चूंकि इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, तो ये क्या कर रही है, हाइड्रोजन को उसके लवण से या उसके यौगिक से विस्थापित कर रही है, यानी कि डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या भी कहा जा रहा है आपका, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप किसमें पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, सो इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलिए। चलिए, तो अम्ल के रासायनिक गुण, जिसमें धातु के साथ अभिक्रिया हम देख रहे थे, और हमने क्या बोला, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल है, धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन, ये H2 आपका अलग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सोडियम है वो HCl, कुछ एग्जाम्पल आपने पीछे देखे, कुछ यहाँ पर देख लीजिए। HCl Na के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2 बन रहा है। Na जो सोडियम है आपकी वो H2SO4 से अभिक्रिया कर रही है तो Na2SO4 बना रही है और साथ में आपकी हाइड्रोजन अलग हो रही है। क्लियर है, नोट कर लीजिए जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट्स भी आप बोलते हैं कभी कभी। तो किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया होगी, यहाँ पर किसकी, अम्ल की, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है आपकी, पहले धातु से कराई, अब धातु के कार्बोनेट से कराएंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा। तो अगर धातु की अभिक्रिया उसके कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो वहां पर एक तो आपका लवण बनेगा और दूसरा आपका जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो रिएक्ट विद एसिड, कौन, जो मेटल कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं एंड गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। जैसे आपके पास सोडियम का यहाँ पर कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करके सॉल्ट बना रहे हैं NaCl, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा मेटल का यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो HCl से अभिक्रिया करके NaCl, H2O और CO2 बना रहा है। ठीक है, ये नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति यहाँ पर क्या है आपकी, क्षारीय प्रकृति है। और आपको पता है एसिड अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, क्यों, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी है इससे पहले चैप्टर में। सो मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड है अम्ल, मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है आपका, क्षारीय प्रकृति का है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे, सॉल्ट और वाटर यानी लवण और जल आपका बनेगा। क्लियर है, तो आज के सेशन में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया अपना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें एसिड के बारे में हमने पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, टाइप्स हमने उसके देखे, साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर स्टार्ट की, जिसमें हमने उसकी केमिकल रिएक्शन देखी, मेटल के साथ देखी, मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटालिक ऑक्साइड के साथ देखी। ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।